हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, ये ऐसे समझ लो सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, थोड़ी सी मैं आज आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बताऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी ज़रूरी है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, थोड़ा सा तो हमने इसके बारे में समझ लिया था कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम होता है जिसमें टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरिया दोनों आते हैं। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के आसपास एरिया, समुद्र के आसपास वाले एरिया भी आते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब वो ज़मीन वाला हिस्सा भी आता है। और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी दी जाती है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। देखो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है यूएनओ। यूएनओ के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि 1971 के समथिंग चलाया गया था। और ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये क्या करता है, पूरे विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्या करता है, रिकॉग्निशन देता है। भारत में आज की डेट में 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में ऐड किया गया है। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या होता है, एक ऐसा यूनिक यूनिक मतलब जो स्पेशल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर दोनों के दोनों इकोसिस्टम आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आता है और कोस्टल एरिया का इकोसिस्टम भी आता है। बस इतना समझ लो, जैसे हमने देखे थे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी देखी थी हमने। ठीक है, ये इनसे थोड़ा बड़ा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि जिसमें नेशनल पार्क्स भी आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं, और ये अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व हो गई। तो मतलब बहुत बड़े एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। इनको बनाने का सिंपल सा पर्पज यही होता है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, इकोसिस्टम को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और आसपास जो है एरिया है उसको डेवलप किया जा सके। ये इनका एक मेन पर्पज होता है बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने का। ध्यान रखना, भारत में आज की डेट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं, जिनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिल चुका है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 पर्पज होते हैं जो अपनी बुक में दे रखे हैं। ये वाला दे रखा है। 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंजर्वेशन, दूसरा होता है डेवलपमेंट, और तीसरा होता है लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ये 3 पर्पज होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। हमारे आसपास जिस भी एरिया में कोई बायोस्फीयर डेवलप किया जा रहा है, तो वहाँ के इकोसिस्टम को कंजर्व करना, बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, कंजर्व करना, ये होता है पहला पर्पज। दूसरा डेवलपमेंट, मतलब एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है, देखो डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो डेवलपमेंट के साथ जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चलें। यूँ नहीं कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम एनवायरनमेंट पर ध्यान ही नहीं दें। तो ये भी पर्पज होता है कि आप भले ही डेवलप करो, साथ के साथ में किस पर ध्यान दो, एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दो, एनवायरनमेंट के जो कंजर्वेशन है उस पर भी ध्यान दो। तीसरा है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। मतलब जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं वहाँ पर रिसर्च और मॉनिटरिंग का क्या होता है, एक सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, और वहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। क्या की जा सकती है? रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। और रिसर्च से फिर पता लगता है कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पेसीज हैं, कितनी उनकी क्वांटिटीज है। ठीक है, कौन सी स्पेसीज की संख्या कम हो रही है, कौन सी स्पेसीज एंडेमिक है, कौन सी स्पेसीज आपकी एंडेमिक के अलावा इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। और यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो कि जैसे कंजर्वेशन का मतलब है कि बायोस्फीयर, मैनेजिंग बायोस्फीयर, जेनेटिक रिसोर्सेज, एंडेमिक स्पेसीज, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, ये जितनी भी चीज़ आ रही हैं सारी चीज़ों को मैनेज करना, कंजर्व करना। ठीक है, एंडेमिक स्पेसीज आपको पता ही होगा क्या होती हैं, ऐसी स्पेसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उनको हम एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ, कल्चर, कस्टम्स, ट्राइबल्स, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। डेवलपमेंट का मतलब मैंने बताया था कि ह्यूमन ग्रोथ के साथ साथ जो इंसान जो ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दें। ठीक है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम
डेवलपमेंट तो करते हैं, डेवलपमेंट के साथ में हम इन्वायरमेंट को भी ध्यान में दिया जाता है, इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन इसकी याद रखनी चाहिए आपको, या इसके बारे में पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें प्रेजेंट की नीड्स तो फुलफिल की जाती हैं, साथ के साथ में फ्यूचर की नीड्स के बारे में भी ध्यान में रखा जाता है, और इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुँचे, कम से कम नुकसान पहुँचे, ये ध्यान रखा जाता है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या क्या आता है, प्रमोटिंग रिसर्च एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और द लोकल कंटेक्स्ट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट में। तो ध्यान देना, पूछा जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व के कितने ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको बताना सबसे पहले कंजर्वेशन, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा है लॉजिस्टिक्स। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे किसके, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अपनी बुक में ध्यान देना 10 दे रखा है कि 10 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं यूनेस्को के जो मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसमें मतलब ऐड किए गए हैं, मगर आपको ओरिजिनलिटी ध्यान रखना है। आज की डेट में 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में ऐड किए गए हैं। बुक में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ये कुछ अपनी बुक में लिस्ट दे रखी है 18 बायोस्फीयर रिजर्व की, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ठीक है, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व, और कब कब इनको रिकॉग्निशन मिली थी ये भी दे रखा है। और ये जो बोल्ड कर रखे हैं ये वो हैं जिनको यूनेस्को की मतलब लिस्ट में ऐड किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है, ये वो हैं, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया था वो था नीलगिरी, तमिलनाडु केरला में आता है, इसको सबसे पहले ऐड किया गया था। और सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व वो है कच्छ, कहाँ पर आता है, गुजरात में आता है, ये है कच्छ। तो टोटल हम देखें 18 बायोस्फीयर रिजर्व को, सबसे पहला है कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, दूसरा है नंदा देवी, यहाँ देख सकते हो, दूसरा नंदा देवी उत्तराखंड में आता है, तीसरा है कंचनजंगा, ये सिक्किम में आता है, ये लेटेस्ट ऐड किया गया है, ध्यान देना 18, ये हो गया कंचनजंगा, ये जो यूनेस्को की मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वहाँ पर इसको ऐड किया गया है लेटेस्ट। और फिर है देहांग देबांग, देहांग देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है आपका मानस, मानस आपका आसाम में है। और डिब्रू सिखोवा, ये भी डिब्रू सिखोवा भी आसाम में है। तो मानस और डिब्रू सिखोवा ये 2 आसाम में, ध्यान रखना, ये बायोस्फीयर रिजर्व में। नौकरेक, नौकरेक आपको मेघालय में मिलेगा। पन्ना ये आपको मिलेगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। पचमरही ये भी कहाँ पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, पंचमरही यहाँ पर ये देख सकते हो। और अचनाकमर अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास मिलेगा, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। कच्छ जो सबसे बड़ा है ये आपका गुजरात में मिलेगा। सिमलीपाल उड़ीसा में मिलेगा, ये सिमलीपाल हो गया। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में मिलेगा, कहाँ है सुंदरबन, ये रहा सुंदरबन, ध्यान देना, सुंदरबन नेशनल पार्क्स भी है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा, यहाँ पर देखो शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश है। अगस्तमलाई ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये है अगस्तमलाई, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ध्यान देना 3 स्टेट हो गए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तीनों के 3 स्टेट आते हैं इसमें अगस्तमलाई में। फिर है आपका नीलगिरी, नीलगिरी आपका कहाँ पे है, ये आ रहा आपका नीलगिरी, ये आपको तमिलनाडु और केरला। और फिर है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, नीचे इंडिया के नीचे ये गल्फ ऑफ मन्नार। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मेन चीज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे वर्ल्ड में 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 122 कंट्रीज में फैले हुए हैं, ठीक है ना। और जो यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है ये चलाया गया था 1971 में, इसको चलाया गया था मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कुछ एडिशनल फैक्ट हैं आपको याद रखने। स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बायोस्फीयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे एक तो ये लेयर हो गई सबसे पहली वाली, इसको हम बोलते हैं कोर। कोर के बाद एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बफर जोन। तीसरा जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ध्यान देना कोर में क्या चीज़ एक्टिविटी अलाउड होती है, कोर में सिर्फ मॉनिटरिंग अलाउड होती है, कोर में बाकी चीज़ें अलाउड नहीं की जाती हैं। कोर के बाहर वाला जोन होता है उसको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन में यहाँ पर टूरिज्म के लिए अलाउडेड होता है, साथ ही साथ में यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी बसा सकते हैं।
और साथ के साथ में एजुकेशन और ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। सबसे बाहर वाला जो जोन होता है इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन में कई सारी एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, रिसर्च स्टेशन होते हैं, इसमें सेटलमेंट्स भी होते हैं, इसमें टूरिज्म और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। तो 3 जोन होते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले कोर, फिर बफर और उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर हम देखें, एडिशनल है, अपने बुक में नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो कोर जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, और इस वाले एरिया में एंडेमिक स्पीसीज आती हैं प्लांट और एनिमल की। ध्यान देना, एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और उसके अलावा वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में नहीं पाई जाती हैं। तो अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें जो कोर एरिया है, कोर एरिया में हम किसको प्रोटेक्ट करते हैं? एंडेमिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। हो सकता है इसमें एंडेमिक स्पीसीज हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। कोर जोन प्रोटेक्टेड रीजन होता है, जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरी, लाइक नेशनल पार्क और सेंचुरी, ठीक है ना। और ये फ्री रखा जाता है ह्यूमन इंटरफेरेंस से, मतलब कोर जोन में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, इंसान यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन सेकंड वाला जोन होता है कोर के ऊपर वाला जोन। तो कोर के ऊपर वाला जो जोन होता है उसको बफर जोन बोलते हैं। और बफर जोन में ध्यान रखना, यहाँ पर रिस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, इन सब चीज़ों को परमिट किया जा सकता है। और यहाँ पर रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी परमिट की जा सकती हैं। तीसरा जोन होता है ट्रांजिशन, सबसे बाहर वाला। तो बायोस्फीयर रिजर्व का आउटर मोस्ट जो रीजन होता है, आउटर मोस्ट जो क्षेत्र होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है। और यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाता है। सेटलमेंट्स भी मतलब बना सकते हैं यहाँ पर, क्रॉपलैंड्स, मैनेज्ड फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। कौन से जोन में? ट्रांजिशन जोन में। तो 3 जोन है, ये चीज़ आप बस ध्यान रख लो। पहला जोन कोर जोन, दूसरा बफर जोन, तीसरा है ट्रांजिशन जोन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ पर अलाउड नहीं होती? कोर जोन में अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है ना। और ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, 11 बायोस्फीयर रिजर्व वो हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में या यूनेस्को के मेंस एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में एडेड है। सबसे पहले है नीलगिरी, और सबसे पहले इसको ऐड किया गया था। सबसे लास्ट में अभी ऐड किया गया है वो है आपकी कंचनजंगा, सिक्किम वाली, ठीक है। और फिर गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमरई, सिमलीपाल, अचनाकमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई और कंचनजंगा, ये 11 हैं जिसको यूनेस्को की मेंस एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में ऐड किया गया है। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैच करना है आपको, मैच दी फॉलोइंग। कौन कौन से को कैसे कैसे मैच करोगे, कमेंट करके आप बताइए, ठीक है ना। और 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, इन तीनों क्वेश्चंस को भी आपको कमेंट करके बताना है ताकि आपको पता चले, और बिना किसी सर्च किए और बिना देखिए इधर उधर आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में हैं, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।